Welcome back, students. Today we will be talking about the cell junctions. We will talk about the different types of cell junctions, and in each type, we will be talking about the function and the structure and the presence of each type of cell junction. और लास्ट में इससे रिलेटेड जो भी क्लिनिकल होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे. आई एम डॉक्टर अली जैन. आई एम नोटेड फिजियोलॉजिस्ट. सो लेट्स बिगिन. If you have not subscribed to the channel, before starting the video, I would like to request you कि आप सब्सक्राइब भी कर लें इसको, और अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप लाइक भी करें, so that I keep making such videos. So let's begin. सेल जंक्शन जो है बेसिकली ये देख रहे हैं कि एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में ये जो जंक्शन होता है बेसिकली इसको हम कहते होते हैं सेल जंक्शन. ठीक है. और ये क्यों जरूरी है? सबसे पहला तो क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाई इज दिस नेसेसरी टू मेक द सेल जंक्शन. इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं. पहली रीजन तो ये हो सकती है कि डेफिनेटली एक सेल जो है, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, तो अब इन सेल्स को आपस में ज्वाइंट रखना बड़ा जरूरी है, वरना तो ये सेल एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं ना. तो ये जो मतलब एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी रीजन क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास, क्योंकि सेल है, ये नीचे हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन जो बेसल लेमिना पड़ा हुआ है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है कई बार जो चीजें हैं वो मूव करने की कोशिश करती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है या कोई आयंस हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सो दे विल टेंड टू गो फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स दिस साइड. तो इस वजह से कोई एक जंक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि एज अ डिफ्यूजन बैरियर काम कर रहा हो, कि वो इस तरफ की कंसंट्रेशन को अपनी जगह सेम रखे और इस तरफ इसको आने से रोक रहा हो. ठीक है. तीसरी क्या रीजन हो सकती है कि एक सेल का दूसरे सेल के साथ एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी होता है, कि एक सेल के अंदर कोई चीज है, वो अगर फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से भेजना चाहता है किसी दूसरे वाले सेल में, तो एक चैनल भी होना जरूरी होता है. फोर्थ फंक्शन ये होता है सेल जंक्शन का कि सिर्फ सेल टू सेल आपस में नहीं मिले होते, सेल्स का नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना कहते हैं, उसके साथ भी इसके अटैचमेंट जरूरी है. ठीक है. तो उसके लिए जो जंक्शन है, दोज आर कॉल्ड एज द हेमिडेस्मोसोम्स. ओके. तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं. यहाँ पर हमने एक एक करके उसको डिस्कस भी किया हुआ है, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द ईच सेल जंक्शन, जिसमें सबसे पहले है टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन का जो है ना, बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये काम करता है एज अ डिफ्यूजन बैरियर. ठीक है. और अगर हम बात करें एडहेरेंट जंक्शंस की और डेस्मोसोम्स की, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो शेयर स्ट्रेस आ रहा होता है ना, इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं आगे जाकर, तो ये शेयर स्ट्रेस की फोर्सेस के अगेंस्ट काम करते हैं. यानी कि आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर एक्सपेंशन हो रही है. अब लाजमी बात है कि ऑर्गन एक्सपेंड करे और सेल एक दूसरे के दरमियान में इतने वीकली कनेक्टेड हों, तो सेल तो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे. तो अब जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल ब्लैडर की. ठीक है. ब्लैडर के अंदर यूरिन अकोमुलेट होता है, फिर आप यूरिन को इजेक्ट कर देते हो, तो वो जो एक एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन के दौरान सेल एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वहां पर आपके पास कोई ना कोई इनशीयरिंग फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए भी जंक्शन प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें एडहेरेंट जंक्शंस और डेस्मोसोम्स हैं. गैप जंक्शंस का बेसिकली क्या काम है? दे आर गुड फॉर द सेल टू सेल कम्युनिकेशन. ये बेसिकली चैनल्स का काम करते हैं इन बिटवीन टू सेल्स. और हेमिडेस्मोसोम्स जो हैं, ये बेसिकली सेल को अटैच करते हैं विद द बेसल लैमिना. यानी कि अगर सेल है तो सिर्फ ये तो नहीं है कि सेल ने सेल के साथ ही सिर्फ मिलना है, सेल को बेसल बेसल मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना के साथ भी अटैच होना बड़ा जरूरी है. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं होगी, तो आपस में जितने मर्जी अच्छे कनेक्टेड क्यों ना हो, तो सेल्स जो है वो यहाँ से ही सेपरेट हो जाएंगे. पूरी की पूरी लेयर जो है वो सेल की यहाँ से सेपरेट हो सकती है. तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था. अब हम एक एक जो हमारे पास सेल जंक्शन है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि, और जो भी सेल जंक्शन हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हमने ये 5 चीजें, 2-3 चीजें उसकी डिस्कस करनी है. पहली चीज हमने उसके अंदर ये डिस्कस करनी है, नंबर 1, कि उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है. और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि उसकी लोकेशन क्या है, कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे. और तीसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड क्लिनिकल्स क्या हैं. ठीक हो गया. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम टाइट जंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं. टाइट जंक्शन जो है, इसकी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि इसका पर्पस क्या है. सो मेक द कॉन्सेप्ट हियर. टाइट जंक्शंस बेसिकली इसलिए हैं कि टाइट जंक्शंस बेसिकली आपके लिए डिफ्यूजन बैरियर का काम करते हैं. डिफ्यूजन बैरियर का मकसद यही है कि मैंने जैसे आपसे पहले भी बात की है कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज यहाँ पर है और वो यहाँ से मूव करना चाहेगी टुवर्ड्स दिस साइड, तो टाइट जंक्शंस जो हैं बेसिकली इसकी इस डिफ्यूजन को स्टॉप करेंगे, कि जो चीज यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है
या यहाँ से मूव करना चाहती है टुवर्ड्स दिस साइड, तो टाइट जंक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा ताकि इस साइड की कंपोजिशन अपनी जगह पे सेम रहे और इस साइड की कंपोजिशन अपनी जगह पे सेम रहे। अगर फॉर एग्जांपल ये आपने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया इस बैलेंस को, तो फिर तो बॉडी के अंदर सारा का सारा काम ही जो है वो खराब हो जाएगा। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो आगे हम पढ़ेंगे भी सेल लोकेशन के अंदर, कि इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास कौन सा है, स्टमक। आपको पता है ना कि स्टमक की जो पीएच है वो अराउंड अबाउट 2 होती है, ठीक है। बॉडी की पीएच तो 7.45 के करीब है। अगर फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि स्टमक के अंदर एक चीज ने मेंटेन रहना है, अगर वो वहां से स्टमक से निकल कर, और अगर खुदा ना खास्ता ये टाइट जंक्शन ना होते और HCl यहाँ से निकल के और नीचे आ जाए, तो नीचे तो आके वो सारा का सारी तबाही मचा देगा ना। बॉडी के अंदर अल्सर्स बनेंगे फिर आपकी बॉडी में, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द टाइट जंक्शन। अब इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो, तो आप देखें कि हमारे पास, पेन ले लेते हैं यहाँ से ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली पूरा का पूरा पीछे सेल पड़ा हुआ है। ये 2 पे भी पीछे पूरा सेल है और ये 1 भी पूरा का पूरा सेल है। अब ये सेल एक दूसरे के साथ जो मिले हुए हैं, ये मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शंस। अब इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नंबर 1 ये वाली प्रोटीन है जो कि इन दोनों को आपस में मिला रही है सेल्स को। ये जो अंदर वाली प्रोटीन है, इनको हम कहते हैं क्लॉडिन्स या अक्लूडेंस, ठीक है। और अब ये सिर्फ प्रोटीन्स बाहर मेम्ब्रेन वाली साइड पे हैंग नहीं कर रही होती, इनको जो है साइटोसोलिक साइड पे भी कहीं ना कहीं इनको एंकर करना पड़ता है, ठीक है। तो साइटोसोलिक साइड पे जो चीज है जो इनको एंकर करती है, दोज आर बेसिकली कॉल्ड एज द जोना ग्लूडेंस। और सिर्फ साइटोसोलिक साइड पर ही एक एंकर पॉइंट नहीं है, बल्कि क्या है कि डेफिनेटली सेल के अंदर भी स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए जो कि इस जोना क्लूडन को, यानी कि एंकरिंग पॉइंट्स को भी पकड़ के रखे, ताकि ये यहाँ से डिस्प्लेस ना हो सके, ठीक है। तो जो अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है, जिस जो साइटोसोल के अंदर जिसके साथ ये अटैच होता है, दोज आर बेसिकली एक्टिन फिलामेंट्स। तो एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं जोना क्लूडन से, और वो आगे अटैच होते हैं क्लॉडिन्स या अक्लूडन प्रोटीन से, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टाइट जंक्शन। अब हम आ जाते हैं कि प्रेजेंस क्या है। जैसे ही हमने इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इसका जो बेसिकली जो फंक्शन है ना, फंक्शन क्या है कि इट एक्ट्स एज अ डिफ्यूजन बैरियर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाना है कि कोई भी ऐसी चीज जहां पे आपको डिफ्यूजन बैरियर की जरूरत है, तो वहां पर टाइट जंक्शंस नेचुरली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसकी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दी कि स्टमक है नंबर 1 एग्जांपल। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर जो पीएच है वो कितनी होती है, 2। और बाहर वाली साइड पे जो पीएच है, अगर लाजमी बात है कि कितने ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है इनसाइड द स्टमक, अगर ये एसिड यहाँ से किसी वजह से परकुलेट करके और नीचे वाली सरफेस पे आ गया, सो इट विल बी वेरी डेंजरस टू द बॉडी। स्टमक के नीचे लाइनिंग है, म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, उसके बाद मस्कुलरस एक्सटर्ना है, नीचे सिरोजा है, उसके नीचे पेरिटोनियम पड़ी हुई है। तो अगर HCl यहाँ से निकला, वो तो नीचे पूरा का पूरा जितना भी आपके पास फ्लैश प्रेजेंट है उस सबको तबाह कर देगा। तो इस वजह से टाइट जंक्शन क्या करते हैं कि इस HCl को सिर्फ यहीं पर ही रिटेन करके रखते हैं, इसको नीचे नहीं आने देते, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल है, नंबर 2 पे है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में आप देखें, अब आपको पता है कि ब्लड की एक अपनी कंपोजिशन है जिसमें आयंस भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। क्या अब ये जो ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें रन कर रही हैं, चाहे वो आयंस हैं या प्रोटीन्स हैं, क्या ब्रेन इन सब चीजों को अलाउ करेगा कि आप आए और आके सीधा और सीधा CSF के अंदर शामिल हो जाएं या ब्रेन में शामिल हो जाएं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए नेचुरली क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर लगा हुआ है आपकी बॉडी में। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर बेसिकली जो ब्लड की चीजें हैं उनको ब्लड तक रिटेन रखता है, और CSF की चीजों को CSF तक रिटेन रखता है। इसमें ये जो सेल बना हुआ है, दिस इज बेसिकली एस्ट्रोसाइट, जो कि पार्ट है ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा जो है यहाँ पर आ जाए, ये थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको पता है ब्लैडर का, ठीक है। ब्लैडर और सॉरी नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का, अब नेफ्रॉन में क्या होता है कि आपको पता है कि जितना भी फिल्ट्रेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक पार्ट बना लेते हैं नेफ्रॉन का, विच इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फॉर एग्जांपल PCT बना लें आप। तो आपको पता है कि यहाँ से फिल्ट्रेट रन कर रहा होता है, और इसके साइड पे जो है वो आपके पास कैपिलरीज रन कर रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी इस चीज की बड़ी जरूरत है कि जो फिल्ट्रेट के कंपोनेंट्स हैं, जो कि आयंस हैं, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो यहीं तक ही रिस्ट्रिक्ट रहे, वो यहाँ से मूव करके डायरेक्ट ही इंटरस्टिशियम और ब्लड के अंदर शामिल ना हो। तो अब उस फिल्ट्रेट को भी तो आपने यहीं तक कन्फाइंड रखने की कोशिश करनी है ना। सो वहां पर भी आपको टाइट जंक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां पर भी आपने डिफ्यूजन बैरियर को क्रिएट करना हो, एवरीथिंग विल मेक सेंस इफ यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट। जहां आपने डिफ्यूजन बैरियर को क्रिएट करना हो, तो वहां पर टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें भी प्रेजेंट है। लाजमी बात है कि एक एल्वियोलाई है और एक आपका
जो है वो जो कैपिलरीज जो पल्मोनरी वेसल्स जा रही हैं वो होती हैं। उन दोनों के दरमियान में आपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है उसको मेंटेन करना है, वहां पर भी डिफ्यूजन बैरियर की जरूरत है। तो जहां जहां डिफ्यूजन बैरियर चाहिए वहां वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। अब इससे रिलेटेड कोई डिजीज डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें एक सबसे पहले डिजीज तो हमने यही पढ़ ली कि फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ से ये डैमेज हो जाए, और ये डैमेज क्यों हो सकता है, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहले इसको रेज कर दें और यहाँ से हम इसका जो कलर है वो हम फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप स्टमक को देखें कि आप जानते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा एच पाइलोराई का, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया है हमारे पास। ये पेप्टिक अल्सर डिजीज काज करता है बेसिकली। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि बेसिकली जो स्टमक के अंदर अल्सर बनते हैं एच पाइलोराई की वजह से, वो कैसे बनते हैं। एच पाइलोराई जो है वो डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये स्टमक के अंदर, अब ये सेल हैं स्टमक के अपने एपिथेलियल जो म्यूकोजा है, म्यूकोजल लाइनिंग होती है इसकी, सिंपल कोलमनार सेल्स होते हैं स्टमक के। तो जो सिंपल कोलमनार सेल्स के दरमियान में, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक ये कोलमनार सेल है और एक ये कोलमनार सेल है, तो ये क्या करता है, ये टॉक्सिन्स आते हैं और ये सेल के दरमियान में ये जो टाइट जंक्शन लगे हुए होते हैं ना, इसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। जब इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या होगा कि HCl जो है वो परकुलेट कर जाएगा फ्रॉम द ल्यूमिनल सर्फेस ऑफ द स्टमक इनटू द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, कि जिसमें सब म्यूकोजा है और नीचे मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया और नीचे पेरिटोनियम पड़ा है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा और नीचे आके जितना भी वो आपके पास फ्लैशी पार्ट ऑफ द स्टमक है वहां पर उसको सारा डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब वो डिस्ट्रक्शन होगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अल्सर। ठीक है, उसकी वजह से फिर आपको हिमोप्टिसिस होना शुरू हो जाती है, खून की उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर अल्सर बन गया है। इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल हो सकती है वो क्लोस्ट्रीडियम डेफसाइल की है। क्लोस्ट्रिडियम डेफिसाइल जो है ये बेसिकली बड़ा नोटोरियस बैक्टीरिया है जो कि डायरिया कॉज करता है। ठीक है, अब ये डायरिया कैसे कॉज करता है कि क्लोस्ट्रिडियम डेफिसाइल बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है फॉर एग्जांपल, तो लार्ज इंटेस्टाइनल सेल्स के दरमियान में भी टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं ताकि इसकी कंपोजिशन जो इनसाइड है और आउटसाइड है उनको मेंटेन किया जा सके। जो क्लोस्ट्रिडियम डेफिसाइल है ये भी बेसिकली क्या करता है, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये टॉक्सिन्स भी आगे जाकर जो टाइट जंक्शंस हैं उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। जब यहाँ पर टाइट जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको पता है कि इंटरस्टिशियम प्रेजेंट है उसका। ठीक है, जो आपके पास लैक्टील्स जा रही होती हैं और एब्जॉर्प्टिव सर्फेसिज हैं, यहाँ पर कैपिलरीज हैं। तो लाजमी बात है कि फिर यहाँ से जो फ्लूइड है वो मूव करना हो जाएगा, वो इनसाइड दिस ल्यूमिनल वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया डेवलप हो जाता है। तो ये दो क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं जो कि रिलेटेड टू हैं टाइट जंक्शन। सो ये मैंने एक टेबल बनाया है, इसके अंदर आप देखें कि ये हमारे पास वही फंक्शन है कि डिफरेंट बैरियर का काम करता है। इसकी लोकेशन है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट, GIT ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक किडनीज में, और लीकी जंक्शंस के तौर पे भी काम कर रहा है। पैथोलॉजी में हमने देखा कि एच पाइलोराई और क्लोस्ट्रीडियम है, और ये इसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन विच इज द एडहेरेंट जंक्शंस। एडहेरेंट जंक्शंस उसमें भी हम यही चीजें, सबसे पहले हम इसकी जो है इसका नंबर 1 हम फंक्शन देखते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हम इसकी एनाटॉमी को देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हम इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले फंक्शंस पे आ जाएं। इसका क्या काम है कि ये बेसिकली सेल को, इट वर्क्स अगेंस्ट shear स्ट्रेस फोर्सेस। ठीक है, अभी आप बैठे हुए हैं, खाना नहीं खाया अगर आपने, तो स्टमक आपका खाली है। आप जैसे ही खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि स्टमक जो है वो, यानी कि अभी जो है वो, सो एज यू हैव डन विद द ईटिंग, तो होगा क्या कि डेफिनेटली खाना खाने के बाद जो है वो स्टमक का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अब इस एक्सपेंशन ऑफ द जो स्टमक हुई है कि एम्प्टी स्टमक से फिल्ड स्टमक में, तो सेल्स तो कभी नहीं ये चाहेंगे ना कि सेल्स जो है वो इस एक्सपेंशन की वजह से एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो ये जो shear स्ट्रेस आया है विद विद द एक्सपेंशन, इसको स्टॉप करने के लिए बेसिकली बॉडी के अंदर एडहेरेंट जंक्शंस प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका बेसिकली फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे। अगर आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इन साइड पे बिल्कुल उसी तरह ही इसके जो अंदर वाली प्रोटीन्स हैं उनको हम ई के एडहेरेंस कहते हैं, और साइटोसोलिक साइड पे जो एंकरिंग पॉइंट्स हैं उसको हम विंकोलिन कहते हैं या कैटेनिन प्रोटीन्स कहते हैं। जिस तरह वहां पर आपके पास जो है वो जोना ऑक्लूडेंस था, यहाँ पर कैटेनिन और विंकोलिन दो प्रोटीन्स होती हैं। ओके, और साइटोसोल के अंदर आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जैसे टाइट जंक्शंस में थे, जो कि इसको होल्ड करके रख रहे होते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन बिटवीन टू ई के एडहेरेंस कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों को आपस में फिक्स रखने के लिए। अच्छा, इसमें जो सेकंड पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइट जंक्शंस में हमने देखा था कि वो थोड़ा सा सेल की ऊपर ऊपर वाली जो सरफेस है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म्स के अंदर बेसिकली क्या कहते हैं,
इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं दिस इज द एपिकल सरफेस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? एपिकल सरफेस, ठीक है। तो ये एपिकल सरफेस पे प्रेजेंट थे, लेकिन जब हम बात करते हैं एडहेरेंट जंक्शंस की, तो वो एज कंपेयर्ड टू द टाइट जंक्शंस दे आर मोर प्रेजेंट सॉरी ऑन द बेसल सरफेस ऑफ द टाइट जंक्शंस, ठीक है। ये थोड़ा सा बेजल होते हैं एज कंपेयर टू द टाइट जंक्शंस। चलो जी, अब हम आ जाते हैं जी इसके प्रेजेंस कहाँ पे है। प्रेजेंस की अगर आप बात करते हो तो ये आपके पास स्टमक में प्रेजेंट है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि डेफिनेटली होता क्या है कि आपने जैसे खाना खाया तो स्टमक आपका एक्सपेंड करेगा। अब हम ये नहीं चाहते कि स्टमक इतना एक्सपेंड हो कि उसके सेल्स आपस में डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएं। सो इस स्ट्रेस को कैरी करने के लिए स्टमक के अंदर जो है वो एडहेरेंट जंक्शंस प्रेजेंट हैं। इसके अलावा दूसरी बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे है? लंग्स की हो सकती है कि लंग्स के अंदर भी एयर आती है तो लंग्स फौरन से एक्सपैंड करते हैं। अब डेफिनेटली लंग्स विल नेवर वांट कि जी उसके जो सेल्स हैं वो एक्सपेंशन की वजह से सेपरेट हो जाएं, दैट्स वाई वहां पर भी एडहेरेंट जंक्शन प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आपके पास बेस्ट एग्जांपल ब्लैडर की है कि ब्लैडर के अंदर आपको पता है कि यूरिन जो है वो एक टाइम पे अकोमुलेट होता है, दूसरे टाइम पे हम वॉइड कर देते हैं यूरिन को, ठीक है। तो एक दफा जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, दूसरी दफा वॉइडिंग ऑफ द यूरिन हो रही है, तो उसमें भी जो है वो एडहेरेंट जंक्शंस की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्किन है, स्किन के ऊपर भी स्ट्रेस जो स्ट्रेच है या शियर फोर्स है वो स्किन पर भी लगती है, तो आपके स्किन के सेल भी कभी सेपरेट नहीं होते। और लास्ट पे बट नॉट द लीस्ट इज द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर आप जानते हो कि जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है तो वेसल्स जो हैं वो अपना डायमीटर को एक्सटेंड करती हैं, और जैसे ही ब्लड प्रेशर आपका लो होता है तो वेसल्स जो है वो अपने डायमीटर को कम करती हैं। सो ये जो एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन हो रही है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एडहेरेंट जंक्शंस वहां पर प्रेजेंट हों। अगर आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि शियर स्ट्रेस जो फोर्स है ये उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो ये आपको प्रेजेंस को रटे मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस है सारी। अच्छा, अब यहाँ पर एक है कि इसका क्लिनिकल आप देख लेंगे। क्लिनिकल इसका क्या है? मेटास्टेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रिलेटेड टू द एडहेरेंट जंक्शंस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया है इसके बारे में कि एडहेरेंट जंक्शंस करते क्या हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल्स हैं, तो ये सेल्स को आपस में शियर स्ट्रेस नहीं जाने देते, एक सेल को दूसरे सेल से ये मिलाकर रख रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो इससे होता क्या है कि इससे वो जो सेल है वो एक क्लम्प की फॉर्म में रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल कैंसर हो जाए, यहाँ से कलर हम चेंज कर लेते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसको कैंसर हो गया, तो कैंसर होने से क्या होता है आप जानते हैं कि कैंसर इज व्हाट? इट इज बेसिकली एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें आप जानते हो कि हमारे सेल के अंदर कुछ जो है वो जीन्स होते हैं, वहां पर जो है म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर सेल्स बन जाते हैं। अब जो कैंसरस सेल बना है, मैं इसको इस तरह करके बना देता हूँ। अब ये एग्जैक्टली ओरिजिनल सेल की तरह का नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें डिफरेंसेस होते हैं। इनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इस कैंसर सेल के अंदर जो टाइट जंक्शंस हैं, जो सॉरी एडहेरेंट जंक्शंस हैं, वो बहुत कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एडहेरेंट जंक्शंस इसमें होते ही नहीं है। तो उससे क्या होगा? उसका ये नुकसान होगा कि यहाँ से तीन सेल्स जो हैं वो दो तीन सेल अलग निकल जाएंगे, दो तीन सेल अलग निकल जाएंगे, ठीक है। और कुछ और सेल जो हैं वो अलग निकल जाएंगे। अब जैसे ही ये चीज होगी, क्यों? क्योंकि इनको आपस में होल्ड रखने के लिए एडहेरेंट जंक्शन तो है नहीं, ठीक हो गया। तो अब ये सेल जो है वो कहीं और लॉज कर जाएंगे, ये कहीं और लॉज कर जाएंगे, ये कहीं और लॉज कर जाएंगे। इसको हम अपनी मेडिकल टर्म्स में क्या कहते होते हैं? दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। हम जैसे कहते हैं जी इसको एचसीसी हुआ, लिवर कैंसर हुआ, और उसके मेट्स जो हैं वो इसको पेंक्रियाज पे भी हो गए, इसके मेट्स इसको जो है वो लंग्स में भी हो गए। तो ये जो मेट्स होते हैं या मेटास्टेसिस है वो बेसिकली इस तरह बनती होती है कि जिसमें सेल्स जो हैं वो डिफरेंट जगह पर क्लम्पिंग करना शुरू कर दें, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द एडहेरेंट जंक्शन। ये उसकी प्रेजेंस है और इसका मेटास्टेसिस के साथ क्लिनिकल कोरिलेट है, और ये हमने उसकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हमने उसके देख लिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज अबाउट द डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स जो हैं, मैंने आपसे फर्स्ट स्लाइड में ही ये बात की थी कि शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट आपके पास दो चीजें हैं। नंबर वन, एडहेरेंट जंक्शन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और नंबर टू पे जो है वो आपके पास डेस्मोसोम्स हैं।
ठीक है। ये दोनों ही बेसिकली जो शेयर स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो है सेल टू सेल जंक्शन, जैसे इसने वहां पर शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट काम किया था, लेकिन जो डेस्मोसोम्स हैं दे आर बेसिकली मोर पावरफुल या मोर टाइटर एज कंपेयर टू द एडहेरेंट जंक्शन। अगर हम ये बात करें कि जंक्शन में सबसे टाइटेस्ट जंक्शन कौन सा है, द मोस्ट टाइट जंक्शन इज बेसिकली द डेस्मोसोमल जंक्शन। ठीक है। तो ये भी इसका फंक्शन हमने देख लिया। अब उसी तरीके से जो हम काम कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, ए पॉइंट पे हम इसकी अनॉटमी को डिस्कस करते हैं कि इसकी अनॉटमी क्या है। अब इधर आ जाए कि अब आपके पास ये जो है सेल नंबर 2 है, दिस इज सेल नंबर 1। तो होगा क्या कि ये सेल के जो अंदर वाले, जिस तरह बाकी था कि अंदर साइड पे इसकी कुछ प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। इन प्रोटीन्स का एक नाम है जिसको हम क्या कहते होते हैं, कैडहेरन प्रोटीन्स। ठीक है, वहां पर ई कैडहेरन था, यहाँ पर कैडहेरन प्रोटीन है। और ये कैडहेरन प्रोटीन भी दो टाइप्स की है, नंबर 1 डेस्मोग्लियन, नंबर 2 इज द डेस्मोकोलिन प्रोटीन। ओके। और उसी तरीके से साइटोसोलिक साइड पे भी इसका एक एंकरिंग पॉइंट होगा जिसको हम डेस्मोप्लेकिन कहते हैं। प्लेकिन का मतलब होता है प्लेक्स, यानी कि जैसे ये प्लेक्स पड़े हुए हैं, ये प्लेक्स बेसिकली जो कैडहेरेंस हैं उसको अपने साथ अटैच करके रखते हैं। और साइटोसोल के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और स्पेशली स्पीकिंग कैराटिन विच इज द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। वहां पर एक्टिन थे, यहाँ पर बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर कैराटिन है जो कि इसको साइटोसोल के साथ होल्ड करके रख रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि ये बेसिकली क्या करता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जो सेल है उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अब अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द उसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास हार्ट है। हार्ट के ऊपर जितने टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता ना। आप जानते हैं कि वेंट्रिकल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब भी डायस्टोलिक फेज होती है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में फिलिंग फेज भी कहते हैं, डायस्टिक के अंदर फिलिंग ऑफ द ब्लड हो रही होती है। और फिर उसके बाद सिस्टोलिक फेज के अंदर बेसिकली इजेक्शन हो रही होती है ब्लड की, ऐसे ही है। तो अब लाजमी बात है कि फिलिंग होगी, तो फिलिंग के दौरान जो है वो वेंट्रिकल्स जो है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब जो है वो हमने उसको उसकी कॉन्ट्रैक्शन करनी है तो उसमें जो है वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अब ये जो एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन हो रही है, तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि वहां पर आपके पास डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि टफेस्ट जंक्शन है। ठीक है। जब हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो आगे आप MSK2 के अंदर पढ़ेंगे भी सही कि हार्ट के अंदर ये जो स्पेशलाइज्ड डेस्मोसोम जंक्शन होते हैं इनका दूसरा नाम है इंटरकलेटेड डिस्क्स। ठीक है। इसको ज्यादा फर्दर डिटेल में आगे हम इंशाल्लाह जो MSK2 है उसके अंदर भी हम कार्डियक टिश्यूज में पढ़ लेंगे। लेकिन इंटरकलेटेड डिस्क में सिर्फ डेस्मोसोम्स नहीं होता, गैप जंक्शंस प्लस इंटरकले डेस्मोसोम्स प्लस गैप जंक्शंस इज इक्वल टू द इंटरकलेटेड डिस्क्स। ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है वो स्किन के अंदर भी आपके पास ये प्रेजेंट है। ठीक है। स्किन के अंदर स्पेशली जो आपके पास जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास डेस्मोसोम्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं कि इसके इसके रिलेटेड भी कोई पैथोलॉजी है? जी बिल्कुल है पैथोलॉजी इससे रिलेटेड, क्योंकि हमने जैसे बात की कि मैंने बताया कि एक सेल है और दूसरे सेल के दरमियान में ये बहुत टफेस्ट जंक्शन है जो कि एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं, यहाँ से पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। एक डिजीज है जी जिसको हम कहते होते हैं पेम्फिगस वल्गैरस। क्या कहते हैं? पेम्फिगस वल्गैरस। ठीक है। पेम्फिगस वल्गैरस में होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि कोई भी बाहर से कोई फॉरेनर आएगा, कोई एंटीजन आएगा तो उसको आके डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं बेसिकली, ऐसे ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि गलती से जो अपनी फौज है वो अपने ही बंदे मारना शुरू कर देती है, जैसा कि हमारे यहाँ हो रहा है। ठीक हो गया। तो एंटीबॉडीज जो हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि ये तो हमारी अपनी बॉडी का सिस्टम है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं ये किसके अगेंस्ट पैदा होती हैं? ये जो आपकी स्किन है, स्किन के अंदर जो डेस्मोसोम्स हैं, ठीक है, डेस्मोसोम जंक्शन को आके ये इफेक्ट करती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो बेसिकली जिसको हमने डिस्कस किया था ना, डेस्मोग्लियन। ठीक है। डेस्मोग्लियन आपने देखा ना, ये वाला है ना डेस्मोग्लियन, ये रहा, ये जो अंदर वाली प्रोटीन है इसके अंदर ये रहा डेस्मोग्लियन। ठीक है। तो डेस्मोग्लियन के अगेंस्ट जो है बेसिकली ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब डेस्मोग्लियन आपस में डिस्ट्रॉय होंगे तो होगा क्या कि ये जो सेल है अब ये डिस्ट्रॉय हो गए, ये जब डिस्ट्रॉय होंगे तो ये सेल सेपरेट हो जाएगा और ये सेल सेपरेट हो जाएगा। उससे क्या नुकसान होगा कि स्किन के अंदर बेसिकली इस तरह करके बहुत बड़े बड़े जो है वो अल्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे, पूरी की पूरी जो उसकी स्किन है वो रप्चर्ड होगी, अल्सर से भरी हुई होगी। ठीक हो गया। So this is all about the functions, location, pathology, and the anatomical components of the desmosomes.
अगले जंक्शन पे आ जाते हैं विच इज हेमिडेस्मोसोम। ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है, क्योंकि ये इजी भी याद रखना, बहुत इजी भी है याद करने के लिए, कि ये बेसिकली सेल को सेल से नहीं मिलाता, ये सेल को जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच करता है। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सेल है और ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है या बेसल लैमिना है जिसके ऊपर सेल ने रेस्ट करना है, तो इसको इसके साथ ही अटैच करना तो जरूरी है ना। तो इसका जो है, फिर हम अनाटमी पे आ जाएं तो अनाटमी के अंदर देखें कि इसकी भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर वाली जो प्रोटीन्स हैं, इनको हम कहते होते हैं इंटीग्रिन्स। और इंटीग्रिन्स जो हैं ये बेसिकली फिर आगे जाकर बेसल लैमिना के साथ हुक की तरह की इसकी अटैचमेंट हो जाती है। और ये जो आपके पास इंटीग्रिन्स हैं, ये बेसिकली इंटीग्रिन्स भी डेफिनेटली इसका भी एंकरिंग पॉइंट होगा। तो साइटोसोल के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम कैराटिन कहते हैं, कैराटिन के साथ इसकी अटैचमेंट हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से सेल जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से अटैच रहता है विद द बेसल लैमिना और अपनी सर्फेस को मेंटेन रखता है। जैसे ये देख रहे हैं ना आप कि सेल्स हैं और ये सारे के सारे सेल्स अपनी रिस्पेक्टिव जो बेसल लैमिना है उसके साथ अटैच हुए हैं। अब इसकी सबसे इसके जो इंपॉर्टेंट है तो काफी सारी जगहों पे, लेकिन स्किन जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। स्किन के अंदर आप जानते हो कि नीचे जो है आपके पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसपे पूरी की पूरी जो डर्मिस है वो लाई कर रही होती है। तो ये जो स्किन है, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली उसका पॉइंट है जो कि बेसल लैमिना ऑफ द स्किन है। और सेल्स और इस बेसल लैमिना के दरमियान में आपके पास हेमिडेस्मोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल कोरिलेट पे। एक डिजीज है जिसको हम कहते होते हैं बुल्लस पेम्फिगॉइड। ठीक है, वो पैम्फिगस वल्गैरिस थी जो कि डेस्मोसोम्स में थी। दिस इज बेसिकली बुल्लस पैम्फिगॉइड। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, इसमें भी ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेकिन इस बार जो टारगेट है वो डेस्मोग्लियन नहीं होता, इस बार टारगेट होते हैं बेसिकली हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है। और हेमीडेस्मोसोम्स में भी कौन सी चीज टारगेट होती है, बेसिकली बॉडी के अपने इंटीग्रिन, अपने ही फौजी अपने ही इंटीग्रिन्स को किल करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब उसका नुकसान क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जा रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये पूरा का पूरा जो है वो स्किन और स्किन की जो डर्मिस है उसकी सारी की सारी ऊपर लेयर्स पड़ी हुई हैं। अगर आपने दरमियान में ये जो जंक्शंस हैं, इन जंक्शंस को ही आपने ब्रेक कर दिया, तो होगा क्या कि ये जो है वो जो लेमिना है, बेजल लेमिना, वो वहीं का वहीं रह जाएगा और स्किन यहाँ से उतरना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। इस वजह से इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही ये होता है कि जैसे ही आप उसकी पेशेंट की जो स्किन है उसको आप टच करते हो, तो उसको पकड़ते हो, उसके हाथ के पकड़ते हो, तो पूरी की पूरी स्किन आपकी जेंटल टच से भी वो पूरी की पूरी स्किन एक शॉपर की तरह पूरी की पूरी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। ठीक है, नीचे से पूरा का पूरा जो गोश्त है वो वाजे हो जाते हैं। इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं पैथोलॉजी में जिसको कहा जाता है निकोल्स की साइन। ठीक है, निकोल्स की साइन, ये पैथोलॉजी में है बेसिकली कि निकोल्स की साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि टच करने से ही जो स्किन है वो उतर जाती है। ठीक है, चलें जी, अब इसकी हम थ्योरी को देख लेते हैं। तो ये है बेसिकली उसकी लोकेशन और उसके आगे जो है, सॉरी, ये है इसका जो बेसिकली हमारे पास फंक्शंस हैं, ये इसकी लोकेशन दी हुई है। और उसके आगे ये जो है इसकी प्रेजेंस है, सॉरी पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया कि निकोल्स की साइन पॉजिटिव होता है। और उस लाजमी बात है कि मैंने कहा ना, जेंटल टच से भी जो है जब स्किन उतर रही है तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो मसला होगा वो आपके टच वाले एरियाज पे होगा, जैसे एक्जिला। अब एक्जिला में तो हर वक्त वो रबिंग हो रही है, क्रशिंग हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे जो बुरे वाले जो जख्म हैं वो उसके एक्जिला में बने हुए होंगे, एनोजेनिटल एरियाज में होंगे, इंग्वाइनल एरिया पे होंगे, ट्रंक में होंगे। ठीक है, बट इट स्पेयर्स द ओरल म्यूकोजा, दिस इज द पैथोलॉजी पॉइंट। और ये हमारे पास उसकी क्या थी, स्ट्रक्चर थी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द गैप जंक्शन। गैप जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है कि हमारे पास सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, इसके पीछे भी पूरा का पूरा सेल होगा और इसके पीछे भी पूरा का पूरा सेल होगा। हमने सेल टू सेल एडहेशन भी पढ़ ली, सेल के साथ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी एडहेशन भी पढ़ ली। तो ये जो गैप जंक्शन है ये बेसिकली बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि ये खुद एज अ चैनल काम करते हैं। क्या काम करते हैं, एज अ चैनल। अब एक सेल है वो दूसरे सेल को, या पहला सेल दूसरे सेल को कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्ट होगी ना, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान कम्युनिकेशन। तो वो जो ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है ना, दिस इज बेसिकली व्हाट, गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शंस को हम कनेक्सॉन्स भी कहते हैं। अब एक सेल है वो अपना एक कनेक्सॉन देगा, जो दूसरा सेल है वो अपना एक कनेक्सॉन देगा, और ये दोनों कनेक्सॉन बिल्कुल रेलवे के ट्रैक की तरह, ट्यूब की तरह होते हैं। अब एक कनेक्सॉन और दूसरा कनेक्सॉन आपस में मिलेंगे तो ये ट्रैक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट इजीली कर सकता है। अब हम आ जाते हैं जिसकी एनाटॉमी के ऊपर। तो एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो जो हर कनेक्सॉन है बेसिकली, एक कनेक्सॉन के अंदर एवरी कनेक्सॉन कंसिस्ट ऑफ 6 कनेक्शंस। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपके पास 6 कनेक्शन से एक कनेक्सॉन बनता है। ठीक है, और इस तरीके से जब दो कनेक्सॉन्स मिलते हैं तो आपके पास पूरा का पूरा क्या बन जाता है, गैप जंक्शन।
अब इसके प्रेजेंस कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है? लाजमी बात है कि सेल टू सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए इसकी प्रेजेंस जो है वो कहाँ पे हो सकती है? नंबर वन, कार्डियक जंक्शंस पे, जहाँ पे हमने बात की थी अभी इंटरकैलेटेड डिस्क की, इंटरकैलेटेड डिस्क की, जिसमें दो चीजें हैं, नंबर वन डेस्मोसोम्स हैं और नंबर टू पे गैप जंक्शंस हैं। ठीक हो गया, तो वहां पर इसकी प्रेजेंस है। अब लाजमी बात है वहां पर होता क्या है बेसिकली ना, अगर आप देखें कि अगर आप कार्डियक मसल की बात करते हो ना, मैं कहता हूँ ये एक स्मूथ मसल है। अब स्मूथ मसल के अंदर जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल के बाद सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा हुआ तो सेल की डीपोलराइजेशन हुई और एकदम से सेल जो है वो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये पूरे के पूरे स्टेप्स आप जो है वो एमएसके के मॉड्यूल में पढ़ेंगे। लेकिन क्या आपने देखा है कभी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल जी वेंट्रिकल का सिर्फ एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बाकी वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा? ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। हालांकि जो डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल है वो एक पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल पे आता है, लेकिन वेंट्रिकल एज अ होल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अब ये एक स्मूथ मसल सेल है, ये क्या करेगा कि इसकी इंटरकलेटेड डिस्क होंगी, ठीक है, और इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से ये जो है फिर दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, यानी कि गैप जंक्शन होंगे। अब यहाँ वाला जो कैल्शियम है ये मूव कर जाएगा इस स्मूथ मसल में, फिर इसके आगे एक और स्मूथ मसल होगा, यहाँ वाला कैल्शियम इस स्मूथ मसल में मूव कर जाएगा, अगले अगले में मूव करेगा। तो होगा क्या कि पूरा का पूरा वेंट्रिकल एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा यही कनेक्शन जो है वो आपके पास स्टमक में भी प्रेजेंट है, यही कनेक्शन आपके पास न्यूरॉन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एज सच इसका कोई क्लिनिकल कोरिलेट नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम है जिसके अंदर साइक्लिक एएमपी और आईपी3 दो पाथवेज होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक वायरस आके एक सेल को जब इन्फेक्ट कर रहा होता है तो एक बैक डोर से एक सेकंड मैसेंजर पाथवे एक्टिवेट होता है। ठीक है, कि जो अगले सेल को जाके इन्फॉर्म करता है कि भाई खुद ब खुद अपोप्टोसिस में चले जाओ, डिस्ट्रॉय हो जाओ, खत्म हो जाओ। वरना क्या होगा कि सेल यहाँ से निकलेगा तुम्हारे पास आएगा, तुमसे निकलेगा अगले के पास जाएगा, उससे निकलेगा अगले के पास जाएगा। तो इस वजह से जब आप प्रोसेस को पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक पाथवे है जिसको हम साइक्लिक एएमपी या आईपी3 पाथवे भी कहते हैं। और वो इसी तरीके से होता है कि अगर जो प्रीवियस सेल है उसके अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हुई हो तो वो सेल बाकी सेल्स को विद सेकंड मैसेंजर सिस्टम इन्फॉर्म करता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट होंगे, ये मतलब साइक्लिक एएमपी इधर आ जाएगा कि भाई डिस्ट्रॉय हो जाओ, तो फौरन से ये सेल प्रोसेस में चला जाएगा ताकि वायरस की इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना कर सके। यहाँ पर हमने डिस्कस किया उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ हमने देखा कि वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे है डिजीज के अंदर। अगर हमने बात किया तो हमने ट्रिगर ऑफ अपोप्टोसिस की बात कर ली, और ये उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ऑफ द गैप जंक्शंस। So here we have completed our all 5 gap junctions, and this is the whole story of gap junctions in a nutshell.